सम्मानीय रामेश्वर नीकरा जी, आदरणीय सफल साहब, भूपेंद्र गुप्ता जी, राय साहब, दुबे जी और कार्टूनिस्ट जिन्होंने बड़ा व्यंग चित्र बनाए, प्रदर्शनी लगाई, वाह। मैं आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं जो यहाँ जमानी में परसाई जी के विचारों के प्रति अनुराग रखते हैं। मुझे टिमरनी भी आना था 2 साल पहले, करीब 1.5 साल पहले। परसाई जी की जीवनी लिखी औपन्यासिक शैली में, कथा शैली में राय साहब ने, उसके विमोचन समारोह में, लेकिन 2 दिन पहले मेरे हार्ट अटैक आ गया था, तो मैं अस्वस्थता के चलते कोई इनका नुकसान भी हुआ, टिकटें कैंसिल हुई, मैं नहीं आ पाया। तो मेरा बड़ा मन था कि उस ऋण को कैसे चुकाया जाए। तो जैसे ही नीकरा जी ने कहा, मैं जरूर आऊंगा आप सब लोगों के बीच हूं। और हमने चौथाई दुनिया में और एक से एक 7 स्टार सभागारों में हजारों लाखों की डोनेशन और टिकटों वालों लोगों के बीच में रचना पाठ किया है और खूब तालियों की गड़गड़ाहट और सब कुछ हुआ है। लेकिन मेरे 35-37 साल के कैरियर में जितना आह्लादित मैं आज हूं, उतना इससे पहले कभी नहीं था। 2004 तक मैं कविताएं लिखता और वो भी राजस्थानी में लिखता, क्योंकि कवि सम्मेलन मारवाड़ी लोग कराते हैं, पैसा वहीं से मिलता, घर वहीं से चलता था। फिर मेरे भीतर से एक चीज ऐसी उद्वेलित हुई कि यार कुछ अच्छा करना चाहिए, तो मैं गद्य की तरफ लौटा। मैंने एक कवि के घर में परसाई रचनावली देखी, राजकमल प्रकाशन से छपी 6 खंडों में, और एक किताब थी आवारा भेड़ के खतरे। मैं पागल हो गया पढ़कर, और मैं आज तक उसको पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका। तो विचार के प्रति कमिटमेंट, वैचारिक प्रतिबद्धता और वाक्य विन्यास में जो मूर्तियां लगती हैं, ये मैंने परसाई जी से सीखा है। वो लिखते लिखते एक ऐसा झटका लगाते हैं जिसमें हंसी भी आती है और आदमी सोचने को भी मजबूर होता है। तो मैं आप सब लोगों का आभारी हूं। बाकी मैं कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं, मैं आशावादी हूं। समय जरूर विपरीत है, बल्कि मैं कहूंगा उर्वर तो परसाई जी के समय से भी ज्यादा है मेरे लेखन के लिए, लेकिन चुनौतियां भी उससे कई गुना ज्यादा है। उनके दौर में निर्लज्जता और बेशर्मी इतनी नहीं थी। लोग भ्रष्ट भी थे, पाखंडी भी थे, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी नैतिकता भी थी। अपने ऊपर व्यंग देख करके आदमी हल्का सा मुस्कुराता था और सुधार की गुंजाइश रखता था। अब तो जूता निकालते हैं। तो ऐसे दौर में अपनी बात कह ले जाना और रास्ता निकलता है। अगर आप कोशिश करो तो उस दौर की भाषा तलाशो, कैसे कहना है। जैसे सबसे पहले मैं जाता हूँ सफल साहब किसी प्रोग्राम में, तो एक ही सवाल कहते हैं कि साहब आपको भक्त लोग कभी मारपीट की धमकी नहीं देते? मैंने कहा आमना सामना नहीं होता, सोशल मीडिया में इस्तेमाल नहीं करता, किताबें वो नहीं पढ़ते, दिक्कत होगी क्या? कई लोग तंज करते हैं, यार एक तरफा क्यों बोलते हो, बैलेंस किया करो। मैंने कहा जी बैलेंस करने के लिए तो एक तरफा बोलते हैं। और स्थितियां भले ही कितनी भी विपरीत हो, आप आशावादी रहो। एक समय था जब 2 महामारियां थी, कोरोना और सरकार। जब उससे निपट लिए तो अब तो सिर्फ सरकार है, इससे भी निपट लेंगे। और समय पर छोड़ो, कोई चीज आपके हाथ में नहीं हो तो समय अपने आप चीजें ठीक कर लेता है। अब तनाव बढ़ रहे होंगे। 11 साल में संघ ने अपना वो नुकसान कर लिया जो 90 साल में कमाया था। बाहर आप कुछ भी सोचो, अंदरूनी चीजें हम जानते हैं, उन्हीं लोगों के बीच उठते बैठते। मेरे एक मित्र थे प्रमोद तिवारी, एक्सीडेंट में चले गए, कवि थे कानपुर के। वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे। आपने देखा होगा कई मुद्दों पे यू टर्न लेते हैं। आधार के खिलाफ थे, जीएसटी के खिलाफ थे, निजीकरण के खिलाफ थे, लेकिन आज उन्हीं चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि नहीं ये तो होकर के रहेंगी। ये जो यू टर्न लेते हैं, इसका क्या कारण है? तो उसने बताया कि आज से 100 साल पहले संघ की स्थापना इस उद्देश्य से लेकर के की गई थी कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू राजा था। हमें एक हिंदू हृदय सम्राट दिल्ली की गद्दी पे बिठाना है फुल फ्लैश। साम दाम दंड भेद से वो सब उपलब्धि हासिल करने में उनको 90 साल लगे और वो हिंदू हृदय सम्राट उन्होंने बिठा दिया।
अब उस किताब में अगला पन्ना नहीं है कि करना क्या है। तो आप निश्चिंत रहो, सब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो परिस्थितियां उनके लिए बोलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि व्यंगकारी बोले, आप भी अपने स्तर पर काम कर सकते हो। जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी उर्दू के बड़े व्यंगकार, उन्होंने एक बात लिखी कि मिर्जा की साइकिल का वर्णन करना, कि मिर्जा जो साइकिल चलाते हैं उसकी घंटी खराब है। ये अलग बात है कि जो पुर्जा जहां लगा है वहीं से घंटी का काम कर रहा है। तो आप जिस भी हालत में है, व्यंग नहीं कर सकते, गांव की कोई कहावत ही सुनाओ, कोई लोकोक्ति सुनाओ, किसी को कोई कार्टून की चर्चा करो, लेकिन ये जरूर है कि सोशल मीडिया अपनी जगह परिवर्तन आता है जमीनी काम से। जैसे आज यहाँ जो भी 100-200 लोग बैठ करके सुन रहे हैं, असली बदलाव यहाँ से शुरू होता है। हम उसी पर निर्भर हो गए कि करोड़ों लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक अलग वर्ग है। लेकिन जमीनी जो चीजें, अब जैसे राहुल गांधी जी ने वो यात्रा निकाली, अभी दूसरी यात्रा में लगे हैं, वहां से जो बदलाव आता है, क्योंकि ये गांधी का देश है, वो जानते हैं कि जब आदमी सारे दिन हवाई जहाज में उड़ता हो तो उसका एक ही तरीका है कि पैदल चलना शुरू कर दो, तो उसके सारे अभियान की हवा निकाले। मैं वक्तव्य जो दूंगा वो सब मेरे व्यंग्यों में ही है। लघु कथाएं सुनाता हूं 2-3, फिर एक रचना, बहुत थोड़े समय में अपनी बात करूंगा। मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं क्या? अच्छा, मुख्य धारा के नहीं, आजकल एक धारा भी लगाने लगे ना, मतलब कितने डरे हुए लोग आप बताओ। वैसे तो कहते हैं देश का सबसे बड़ा, देश का तेज बढ़ता, लेकिन किसी का भी आर्टिकल छपता है तो नीचे ये जरूर लिखते हैं ये लेखक के अपने विचार हैं। अगर कोई लेखक कह दे कि सूरज पूरब में निकलता है, ये लेखक के अपने विचार हैं। कितने डरे हुए समय में देखो आप, परसाई जी का जो समय था वो पत्र पत्रिकाओं का दौर था, उनके कालम छपते थे। अब तो वो सब चीजें रही नहीं। अखबार अब 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद कर बांटता है। टेलीविजन आप देखते हो, अमूमन 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और बात का मजा लेना, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। अब खबर कैसे तानते, वहीं से एक लघु कथा मैंने निकाली, ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। 5वें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और इस बार आपकी मोहब्बत मिलेगी व्यंग पर नजर डालें, 6ठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया।
राजा पानी से नहाया। 7वें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। 8वां न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू भर पानी से नहाया। 9वें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। 11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और समापन पर फिर आपकी मोहब्बत मिले, 12वें न्यूज चैनल ने तो सब पर पानी फेर दिया, राजा गीले पानी से नहाया। तो ऐसे दौर में जब मीडिया, टीवी, अखबार सब विपरीत और डरे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो सच नहीं जानते, वो क्या है कि एक को डरा देते हैं, सब काम आसान हो जाता है। इस पर भी मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब का एक जुमला याद आ रहा है कि मिर्जा बंदूक की एक गोली से 100 चिड़ियाओं की शिकार कर लेता है। एक चिड़िया गोली लगने से मरती है, 2-3 धमाके से बाकी देखा देखी। तो एक बड़े को वो जेल में डाल देंगे, ईडी सीबीआई लगा देंगे, तो बाकी तो बेचारे वैसे ही डर जाते हैं। ऐसे दौर में रास्ते तो निकालने पड़ेंगे। एक मैं लघु कथा और सुनाता हूं। अभी जैसे निठल्ले की डायरी में हम साधु सन्यासियों पर, राम सेतु पर व्यंग देखते, अब तो ऐसे पब्लिक में आप परफॉर्म करोगे तो बड़े लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन मैं क्या बात तरकीब से कह देता, तो वो उनको समझ में आती है, तब तक मैं आगे निकल जाता। फिर वो YouTube, WhatsApp इन सब पे चलती रहती है, तो बात भी पहुंच गई और खतरा भी टल गया। वो क्या है कि एक कवि ने पर्यावरण चेतना के लिए प्रदूषण की तू खरदूषण से मिला दी, तो भक्तों ने जूता निकाल लिया कि तुमने खरदूषण का नाम कैसे लिया। तो वो कवि बोला, भाई खरदूषण तो त्रेता में राक्षस थे। तो वो भक्त बोले, तो हमें भी मालूम है राक्षस थे, लेकिन थे तो हमारे धर्म के। मतलब राक्षस तक में भी धर्म घुस गया। लेकिन परसाई जी ये सारे रास्ते खोल गए। तब मैं एक लघु कथा आपको सुना। तमाशेबाज राजा। अभी राजकमल प्रकाशन से मेरे 3 व्यंग्य संग्रह आ चुके, एक मैंने नाटक भी दे रखा है। उस नाटक का शीर्षक है तमाशेबाज राजा। उसमें भी कई बिंदु है, जब वो छप करके आएगा तो आप देखना काफी अच्छा काम करेगा, वो मुझे भरोसा है उसमें। एक तो वो राजा तमाशा दिखाते हुए झिझकता है, तो एक कैरियर काउंसलर उसको ज्ञान देता है कि झिझकने की जरूरत नहीं है, जब नाचना ही शुरू कर दिया तो घूंघट किस बात का। 3 चीजें दिमाग में रखो कि एक तो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुमने अवतार लिया है। दूसरा, जो कुछ दिखाते हो वो तमाशेबाजी नहीं, तुम्हारी लीलाएं हैं। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि तुम उनके राजा नहीं हो जो महंगाई बेरोजगारी के मारे हैं, तुम उनके राजा हो जो बोरियत के मारे हैं। तो आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री कितना मनोरंजन करते रहते हैं, उनके दिमाग में वो चीज बैठ गई। तब देखिए तमाशेबाज राजा। फिर एक रचना आपको सुना देगा, थोड़ा बरसात का भी शोर है। मुझे लगता है ये इंद्र का नहीं, नरेंद्र का कोप है। तमाशेबाज राजा। आवाज आ रही है मेरी? राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगे। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई। राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा। राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई। राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया।
प्रजा ने मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा लगाकर बैठ गए। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ। राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख कर राकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। और इसका समापन देखे, जो हो तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने 11-12 साल में कोई तमाशा रिपीट नहीं किया। वो तो एक कपड़े दोबारा नहीं पहनते, तमाशा तो छोड़ो। एक रचना में आपको सुना दे। हम क्या जब आपस में बैठते हैं तो संवाद होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जितने मेरे ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं, ये मेरे चाहने वाले नहीं करते, ये वो विरोधी करते हैं। पहले तक तो वो ये कहते थे कि देखो नालायक क्या कह रहा है, और अब ये करते हैं कि यार बात तो ठीक कह रहा है, क्योंकि उनके लिए कोई अलग से पेट्रोल पंप थोड़ी खुलेंगे। महंगाई बेरोजगारी तो जो उनको भी सता रही है, जैसे अपने को सता रही है। एक दिन ऐसे ही एक इनकम टैक्स के अधिकारी थे, उन्होंने मजाक में कर ली, मेरे परिचित थे। ये सच्ची घटनाएं जो मेरे साथ घटती है। गुजरात से तो पहले एक फोन आया मेरे पास, जब वो 2019 में जीते। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैं समझ गया ये कहना चाहता है कि तू इतने व्यंग्य कर रहे हो तो फिर जीत रहे। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। अच्छा, मैं क्या है होमवर्क नहीं लेता। उन्होंने वो जो IT सेल है वो होमवर्क देने के लिए छोड़ी हुई है। वो पूंजीपति जिन्होंने कुर्सी पे बिठाया वो तो उनको होमवर्क देते हैं कि आज आपको विदेश जाना है, ये तमाशा दिखाना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं। वो उनको होमवर्क देते हैं, फिर वो अपने IT सेल को होमवर्क देती है। IT सेल अपने भक्तों को होमवर्क देती है, और भक्त अपने विरोधियों को होमवर्क देते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि होमवर्क लेना बंद कर दो। मैं नहीं लेता। जैसे गुजरात से फोन आया, रात को कोई 11-12 बजे होंगे, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है, और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे हैं मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। ऐसे में होमवर्क नहीं है। तो एक इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी ने मुझे फोन पर बताया कि सरकार के लिए इतना तीखा मत बोला करो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा था भिजवा दो। एक हिंदी लेखक के घर में गबन के नाम पर लाइब्रेरी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और फिर मैंने जो अगली बात की उसमें तो उन्होंने भी ठाका लगाया। मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती भिजवाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। मतलब शाम को जिसको चोर कहते हैं, सुबह माला पहना करके पार्टी में शामिल कर लेते हैं। वो भ्रष्ट आदमी उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। 10-11 साल में आपने देखो, जिसको गलत बताया वो सारे के सारे अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। अब एक रचना मैं आपको सुना, मैंने बिल्कुल नई लिखी है। एक जगह इसका प्रयोग किया है, वहां ये थोड़ी चल निकली। आज पहली बार सुना रहा हूँ। यूट्यूब पे शायद एक आध चैनल पे एक पुराने टाइप में मिलेंगे। इस देश में मूर्खताओं से बड़ी चहल पे है। आप लोग नाराज होते हो क्या मूर्खता का, कि उसी से तो चहल पे है। वो अगर वैसा नहीं करेगा तो हमको बोर हो जाएंगे। तो रचना का शीर्षक है, बस 5-7 मिनट की बात है। हालांकि शोर की वजह से मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा है, बरसात के शोर से की आवाज कैसी आ रही है, लेकिन आप सुन रहे हैं। ठीक है। अब ये आक्षेप भी लगाते हैं कि साहब आप इतनी आलोचना कर रहे हो, मोदी जी अगर इतने ही गलत है तो वो बार बार क्यों जीत रहे हैं। इसके लिए मैंने एक लतीफा सुनाया उस सज्जन को। वो शेर देते तो सुन गए और सह गए। वो एक आदमी के यहाँ सीने पे वर्दी पे 25 मेडल लगे हुए थे। एक बड़ा,
24 छोटे छोटे। तो किसी ने पूछ लिया यार ये इतने मेडल किस बात के लिए मिल गए, तो वो मजाक में सच बोल गया, बोले बड़े वाला तो मैंने विक्रम से ले लिया और बाकी इसकी वजह से मिल गए। तो यही ये सारी वो खास बात नहीं है। भारत में स्मार्ट सिटी में भारत बड़ा अल्लाह है स्मार्ट सिटी का, लेकिन वो कितनी स्मार्ट सिटी है। और लोगों को ये डर था कि यार ये इतनी स्मार्ट हाईटेक हो जाएंगी तो हम कहीं कहीं भारतीयता से नहीं छूट जाए, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, वो चीजें रहेंगी। आप देखो भारत में स्मार्ट सिटी में भारत। वर्तमान में दुनिया में 2 प्रकार की स्मार्ट सिटियां हैं, कोरी स्मार्ट सिटी और भारतीय स्मार्ट सिटी। परसाई जी की जन्मस्थली में पहली बार सुना रहा हूं, थोड़ा एकाग्र होकर के मन देना तो हिम्मत बनेगी। कोई भी रचना पूरी नहीं सुनाई जा सकती। ये 10, 15, 20 पेज का लेख है, लेकिन इसकी समरी करनी पड़ती है क्योंकि लोगों में इतना धैर्य नहीं है। वर्तमान में दुनिया में 2 प्रकार की स्मार्ट सिटियां हैं, कोरी स्मार्ट सिटी और भारतीय स्मार्ट सिटी। अब ध्यान से सुनना, दोनों में फर्क यह होता है कि भारतीय स्मार्ट सिटी वाले ड्राइव करते समय मुड़ने के लिए इंडिकेटर के साथ हाथ भी देते हैं, और जरूरी नहीं कि दोनों देने के बावजूद मुड़े भी या उधर ही मुड़े। भारतीय स्मार्ट सिटी में एआई के दबदबे के बावजूद जुगाड़ का महत्व पहले की तरह बना हुआ है, यानी माचिस की तीलियां आग जलाने के साथ ही कान खुजलाने के काम भी आती है। हम वो अपनी आदतें नहीं छोड़ सकते। हर हाथ में स्मार्टफोन और हर समय कॉलिंग, चैटिंग, गेमिंग, मानो भारतीय स्मार्ट सिटी वाले डिजिटल आ गए। बच्चे का जन्मते ही रो देना उसका स्वस्थ होना नहीं माना जाता, बल्कि समझा जाता है कि वह स्मार्टफोन के लिए रो रहा है। अब ध्यान से सुनना ये पंक्ति, भारतीय स्मार्ट सिटी में बाजारों पर चीन का कब्जा है और दिमागों पर अमेरिका का। मतलब सब कुछ लुटा करके कह रहे हैं स्वदेशी चीजें खरीदो। एक तो कंफ्यूज बहुत है साहब। पहले तो बोले भारत को विश्व गुरु बनाना है, हमने भी उस चक्कर में बीएड कर ली कि भाई विश्व गुरु बनाना। उस प्रोजेक्ट में लगे थे तो बोले साहब सोने की चिड़िया बनाना है। मैंने कहा ये ज्यादा ठीक है, जब सोने की चिड़िया बन जाएगी तो अपने को पढ़ाने से क्या मतलब। बाद में वो सोने की चिड़िया वाला प्रोजेक्ट छोड़ करके बोले अब आत्मनिर्भर बनना है। अब मैं तो समझ ही नहीं पाया कि करना क्या चाहते हैं, जबकि इनको सबसे पहले सोने की चिड़िया वाला काम हाथ में लेना चाहिए था। कम से कम पैसे में बड़ी चिड़िया बन जाती। अब ये सैंडविच हो गए, 2 पार्टों में पिस रहे हैं। अमेरिका धमकाता है तो चीन के चरणों में गिरते हैं, चीन धमकाता है तो अमेरिका के चरणों में गिरते हैं। पॉलिसी ऐसे थोड़ी चलती है। वो इंदिरा गांधी थी, आज 30 करोड़ का अमेरिका 140 करोड़ के भारत को धमका रहा है। इंदिरा गांधी होती तो वो बताती कि किस तरह से डील की जाती। भारतीय स्मार्ट सिटी में बाजारों पर चीन का कब्जा है और दिमागों पर अमेरिका का। जहां तक भारतीय स्मार्ट सिटी में शिक्षा दीक्षा का सवाल है, लोगों में पढ़ने पढ़ाने का जोश देखते ही बनता है। जब तक पास होते रहे, पढ़ने जाते रहे, जूं ही फेल हुए, खुद स्कूल खोल दिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, स्कूल खोल दिए। जहां तक भारतीय स्मार्ट सिटी में शिक्षा दीक्षा का सवाल है, लोगों में पढ़ने पढ़ाने का जोश देखते ही बनता है। जब तक पास होते रहे, पढ़ने जाते रहे, जूं ही फेल हुए, खुद स्कूल खोल लिए। वर्चुअल दुनिया में खोए युवा तो लैंग्वेज का इस्तेमाल तभी करते हैं जब बॉडी लैंग्वेज काम नहीं दे रही। बोलचाल में अंग्रेजी पर भारी जोर रहता है। किसी भारतीय स्मार्ट सिटी वाले से उसके मोबाइल नंबर पूछो तो वह आधे नंबर अंग्रेजी में बताता है, जैसे 9414024365। भारतीय स्मार्ट सिटी में पढ़ाई लिखाई लेन देन तो ऑनलाइन होते ही है। लोग अपने घर भी जीपीएस के सहारे पहुंच पाते हैं। घर में एंट्री के समय हर उस पति को आईडी दिखानी पड़ती है जो समय से पहुंचता है और बिना पिए पहुंचता है।
भारतीय स्मार्ट सिटी में, अब ये भी मोहब्बत से सुनना, मैंने पहली बार तरकीब से बात कही है। भारतीय स्मार्ट सिटी में जगहों, रास्तों, बिल्डिंगों के नाम बदले जाने पर भारी जोर रहता है ताकि भारतीय स्मार्ट सिटी शुद्ध भारतीय स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। अब आपकी तालियां उठनी चाहिए, भले इस बात का जवाब किसी के पास नहीं हो कि तवाइफों के मोहल्ले का नाम बदलकर गणिकापुरम कर देने से उन अबलाओं की दशा कैसे बदलती है। क्योंकि भारतीय स्मार्ट सिटी वाले विकास के लिए नहीं, सिर्फ मोक्ष के लिए जीते हैं। अतः यहाँ वहां कदम कदम पर धर्मस्थल हैं। लोग पुराने पापों से मुक्ति और नयों के लिए आशीर्वाद हेतु अक्सर धर्मस्थल जाते हैं और नंगे पैर जाते हैं। जो नंगे पैर धर्मस्थल नहीं जाते हैं वे घर नंगे पैर आते हैं। भारतीय स्मार्ट सिटी में सड़कें सिर्फ इसलिए संकरी रखी जाती हैं ताकि लोग गाड़ियों के पीछे लिखवा सके, जगह मिलने पर ही साइड दी जाएगी। रोड लाइटों की टाइमिंग तो शायद सूरज से कनेक्ट रहती है, क्योंकि तमाम रोड लाइटें सूर्योदय होते ही जल उठती हैं और सूर्यास्त के साथ ही बंद हो जाती हैं। भारतीय स्मार्ट सिटी में इस तरह की घटनाएं आम रहती हैं कि कोई अपने मित्र को शाम 5 बजे शिकायती फोन करता है, शाम 5 बजे शिकायती फोन करता है, सुबह 5 बजे गुड मॉर्निंग का इमरजेंसी मैसेज व्हाट्सएप किया था, नेट 12 घंटे हो गए, रिप्लाई तो दूर तुमने देखा तक नहीं। मित्र अनदेखी का कारण बताता है, एक काम में लगा था तो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह सका। इससे आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय स्मार्ट सिटी में सोशल मीडिया पर वे ही लोग एक्टिव रहते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बावजूद मैं मानता हूं कि आज की जो शिक्षा है ये आदमी को समझदार नहीं चालाक बनाती है, उसी पर ये बंद है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बावजूद भारतीय स्मार्ट सिटी वाले इस हद तक मिलनसार होते हैं कि सार निकलने तक ही मिलते हैं। आप जाएं किसी से मिलने, आपको देखते हुए यूं बाहें फैला देगा मानो हजारों सालों से आप ही का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत आपको नजदीकी टी स्टॉल पर ले जाएगा और ऑर्डर देगा 12 नंबर। 12 नंबर चाय का अर्थ आप तब समझेंगे जब एक ही चाय 2 गिलासों में आएगी। वह अपनी चाय आपसे पहले पी, अपना बंद स्मार्टफोन कान से लगा, जरा दूर चला जाएगा। थोड़े इंतजार के बाद आप ही पेमेंट करेंगे। जहां कुछ समय पहले आपके मन में झल्लाहट थी कि भाई ने चाय तक पूरी नहीं पिलाई, पेमेंट के बाद तसल्ली रहेगी कि चलो सस्ते में छूटे। भारतीय स्मार्ट सिटी वाले दुनिया में कहीं भी हो, समापन की ओर बढ़ता हूं, फिर एक छोटी सी रचना सुना के विराम देंगे। भारतीय स्मार्ट सिटी वाले दुनिया में कहीं भी हो, अपने क्रियाकलापों से पहचाने जा सकते हैं। एक दफा लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर 2 लोगों ने देखा कि सामने 2 लोग एक ही बेंच के 2 छोरों पर बैठे हैं और आपस में अपने स्मार्टफोन से बातचीत कर रहे हैं। देखने वालों में से एक ने हंसते हुए कहा, 1.5 गज के फासले पर बैठकर भी स्मार्टफोन पर बातें, लगता है दोनों भारतीय हैं। उसके साथी ने तपाक से कहा, भारत में भी किसी भारतीय स्मार्ट सिटी से हैं, क्योंकि आपस में बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के पास भी खिसकते जा रहे हैं, यह सोचकर कि मैक्सिमम निकटता हो तो मिनिमम डाटा खर्च होता है। और इसका समापन है, सुनते हैं कि भारत सरकार अपनी बनाई हर भारतीय स्मार्ट सिटी को यूनिक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वहां के मृतकों का अंतिम संस्कार उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले स्मार्टफोन और आधार कार्ड के साथ करना कंपलसरी करने जा रही है, ताकि यमराज ओटीपी द्वारा कंफर्म कर सके कि उसके दूध किसी और को तो नहीं उठा लाए। बस अंतिम एक रचना 2-2.5 मिनट की, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं और बरसात का मौसम भी हो गया। एक रचना में बाकी कहने को तो बहुत कुछ, वो तो चलता रहता। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, आपने व्यापम समझा, मैं समझाता हूं आप 4 लाइन में। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की।
अब ताली तो अब बजेगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया। ये व्यापार पाखंड जहां नजर डरे वहीं है, लेकिन इन्होंने मीडिया कब्जा कर रखा है।